हेलो स्टूडेंट्स। तो बैलों की कथा को आगे पढ़ते हुए कि संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पे पहुंच गए शाम के वक्त और दिन भर के भूखे थे। लेकिन जब नाद में लगाए गए अर्थात नाद जहाँ उन्हें खाने को मिलता है तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। क्यों भारी हो रहा था? क्योंकि उन्हें लगा कि उनके मालिक झूरी ने हमें बेच दिया है, जिसे उन्हें अपना घर समझ रखा था, आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि और एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया अर्थात रात हो गई तो दोनों ने जोर मारकर पघे तुड़ा डाले। पघे मतलब जो जहाँ वो बंधे हुए थे और घर की तरफ चले। पघे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई और एक एक झटके में ही सारी रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी में खड़े थे, अर्थात वो बैल कहाँ पहुंच गए? झूरी के घर पर पहुंच गए। दोनों के गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा था। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे थे और आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। प्रेम उमड़ आया उसके मन में। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर और कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से देखो, दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस ना हुआ। प्रतिवाद अर्थात विरोध करने का। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों का यह आक्षेप न सुन सका, अर्थात उनके खिलाफ कोई भी शब्द ना सुन सका। और नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने जब रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी तो इन्हें पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूखे के सिवाय कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद की दी गई। जो मजदूर जो उनकी देखभाल करता था बैलों की, उसे ताकीद अर्थात उसे कड़े शब्दों में कह दिया गया था कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका। नाद मैंने आपको बताया उनको खाने की जगह न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों के द्वार पर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी ही कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। जब वो बैल वापस झूरी के घर पर आ गए तो झूरी अगले दिन फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। विद्रोह की भावना उनके मन में है, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील है। अगर हम बात करें, मोती है वो अधिक क्रोधित स्वभाव का है, और जबकि हीरा क्या है, बड़ा सहनशील था।
संध्या समय शाम के समय घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ। जोरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसे टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, पर यहाँ मार भी पड़ी। आहत सम्मान को व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर दोनों ने जैसे ही पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों का पाँव ना उठा। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया और हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर का हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अपनी मूक भाषा में वो बात कर रहे हैं। अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, भी टाल जाना ही ठीक है, क्योंकि वो बैल भी थे, वो भी गुस्से में थे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये लड़की कौन थी? भैरव की लड़की थी, जो गया के ही घर में रहती थी। भी कोई सज्जन भी है इस घर में। तो लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसलिए बैलों से उसका एक प्रकार का आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर भान दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत देखिए थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते। दुर्बल अर्थात कमजोर, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक देता हूँ, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। अर्थात क्या है, अगर वो पशु तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, टुरा कर भाग चले। हाँ, मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में वह टूट जाती है।